दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, टीजीटी पीजीटी परीक्षा को देखते हुए रिमाइंडर सीरीज आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर शुरू की गई है। ये वीडियो सीरीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे आधारित है और इसमें सभी क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्मेट में सेट किया गया है, जिससे कम समय में आप सभी लोग अपनी आगामी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकें। आज की वीडियो के अंतर्गत हम नागरिक शास्त्र का प्रथम टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाली राज्य की परिभाषा एवं उसके निर्माण तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आप सभी लोगों की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केबीएस, एनबीएस और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत राज्य की परिभाषा एवं उसके निर्माण तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व कब से है या कैसे है? तो अरस्तु ने राज्य को विकास का परिणाम माना है। वर्तमान संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो वर्तमान संदर्भ में राज्य का सबसे पहले प्रयोग मैकियावेली ने किया है। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं, तो राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु माने जाते हैं। इन्होंने नीति शास्त्र से राजनीति शास्त्र को अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया था, इसीलिए इन्हें राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है। नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को किसने बाहर रखा है? तो नागरिकता की अवधारणा में अरस्तु ने गुलामों को बाहर रखा है। काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति में क्रम में उनसे पहले आता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु महोदय मानते हैं कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। आगे देखते हैं, सभी सामाजिक संस्थाओं, राज्य, राष्ट्र, समाज तथा न्याय तंत्र में सबसे शक्तिशाली किसे माना जाता है? तो इसमें सबसे शक्तिशाली राज्य को माना जाता है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा पॉल जेनेट ने दी है। मजिस्ट्रेट, गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी तथा राजनीतिक विचारों में से किसे ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता था? तो स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता था। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो आधुनिक नाम राज्य है। आगे देखते हैं साथियों, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया है, जिसकी रचना 1513 ईस्वी में हुई थी। नगर राज्य का संबंध किससे माना जाता है? तो प्राचीन यूनान से इसका संबंध माना जाता है। शहर राज्य शब्द सामान्यतः संबंधित हैं, तो ये प्राचीन ग्रीस से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलिस का मतलब देश, राज्य, शहर, राज्य तथा गांव में किस से है? तो पोलिस शब्द का संबंध शहर राज्यों से है। पोलिस शब्द का संबंध है, तो पोलिस शब्द का संबंध नगर राज्य से है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक यूनानी शब्द है। पोलिस कैसा शब्द है? पोलिस एक यूनानी शब्द है। आगे देखते हैं साथियों, यह समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। तो कौन सा समुच्चय? तो राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल जो हैं, ये राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। आगे देखते हैं, लोक जीवन, सरकार, राज्य तथा विधि निर्माण में से राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? तो इसके लिए लोक जीवन है। शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन तथा मानवीय क्रियाओं का अध्ययन
में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो मूल्य प्रधान अध्ययन जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। राजनीति विज्ञान एक शाखा है, तो राजनीतिक विज्ञान किसकी शाखा है? तो राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान की एक शाखा है। आगे देखते हैं, राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? तो राजनीति विज्ञान राजनीतिक सत्ता से संबंधित विज्ञान है। राजनीतिक विकास के संबंध में यह कथन सही है। तो राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, यह कथन सत्य है। इल्चमैन, रुडोल्फ, लासबेल तथा गोल्डहैमर में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो इल्चमैन राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित राजनीति शास्त्री हैं। एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। तो एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। उत्पत्ति की दृष्टि से मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शनशास्त्र तथा समाजशास्त्र में कौन सा राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है दर्शन शास्त्र जो है राजनीति विज्ञान से पूर्व का है। आगे देखते हैं, पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, इसे किस भाषा से लिया गया है? तो पोलिस शब्द यूनानी अर्थात ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिससे पॉलिटिक्स की उत्पत्ति हुई है। चार्ल्स मेरियन, डेविड ईस्टन तथा हेराल्ड लासबेल में से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है? तो ये सभी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह कथन किसका है? तो यह कथन डी काक महोदय का है। किसने कहा है राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? तो यह स्टेटमेंट गार्नर महोदय ने दिया है। आगे देखते हैं, गार्नर ने अपनी किस पुस्तक में राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन किया है? तो गार्नर महोदय ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किस राजनीति शास्त्री का है? तो यह कथन गार्नर महोदय का है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। अंग्रेजी के पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है। पोलिस शब्द प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है। प्राचीन समय का यूनानी नगर राज्य वर्तमान समय का राज्य था, अर्थात प्राचीन यूनानी नगर राज्य का ही आधुनिक नाम राज्य है। आगे देखते हैं, पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने किया। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम भी पॉलिटिक्स रखा और उसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करते हुए उसे सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा प्रदान की, अर्थात अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस के नाम से पुकारा है। इसीलिए अरस्तू को राजनीति शास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था, जिसका प्रकाशन 1513 ईस्वी में हुआ था। इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली का मत था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु संपत्ति की हानि को नहीं। उसने कहा है कि राजा को शेर की तरह साहसी तथा लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। मैकियावेली ने राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया है। उसने सर्वप्रथम शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किया। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा गिलक्रिस्ट महोदय की है या गिलक्राइस्ट भी कहते हैं। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह कथन किसका है? पॉल जेनेट महोदय का यह कथन है। आगे देखते हैं, राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीजगणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई का करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन शीले महोदय का है। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में कैटिल महोदय ने परिभाषित किया है।
नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है? तो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत नागरिकता, नागरिक जीवन और नागरिक संस्थाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तो नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्दों से हुई है। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह किस भाषा के शब्द हैं? तो सिविक और सिविटास लैटिन भाषा के शब्द हैं। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय नागरिकता है। राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय इसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन गेटेल महोदय का है। आगे देखते हैं, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। यह कथन किसका है? यह कथन डेविड ईस्टन महोदय का है। आगे देखते हैं, राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु महोदय ने किया था। राजतंत्रवादी, पॉलिटी, लोकतंत्र तथा अल्पतंत्रवादी में अरस्तु ने किसको वरीयता दी है? तो अरस्तु ने पॉलिटी को वरीयता दी है। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो प्रथम राजनीति वैज्ञानिक अरस्तु को माना जाता है। राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप किस विचारक ने दिया था? तो अरस्तु ने दिया था। राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा किसने दी है? अरस्तु महोदय ने दी है। किसने कहा है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो शीले ने निश्चित भूभाग को राज्य के लिए आवश्यक तत्वों के अंतर्गत नहीं माना है। लास्की, गार्नर, गेटेल तथा शीले में से निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व कौन नहीं मानता है? तो साथियों, शीले महोदय राज्य के लिए निश्चित भूभाग को एक आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। शीले, हाल, डिग्बिट तथा बिलोबी आदि विचारकों ने निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? तो यह कथन शीले महोदय का है। हाल, मैकाइवर, स्पेंसर तथा लाक में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो हाल महोदय राज्य के लिए आवश्यक तत्वों के अंतर्गत भूमि को नहीं मानते हैं। शीले, हाल तथा डिग्बिट में से वह विचारक कौन सा है जो निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो ये सभी विचारक राज्य के लिए निश्चित भूभाग को एक आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। आगे देखते हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तथा बिलोबी में से भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व किसने नहीं माना है? तो बिलोबी महोदय ने भी राज्य के लिए भूमि को अनिवार्य तत्व के रूप में नहीं माना है। व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य। यह कथन किसका है? यह कथन हीगल महोदय का है। किसने कहा है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है या ईश्वर का अवतरण है? तो हीगल महोदय ने ये स्टेटमेंट दिया है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदाक्षेप है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हीगल महोदय का है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, यह कथन भी हीगल महोदय ने दिया है। किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्यों को सीमेंट कहा है? तो प्रोफेसर आशीर्वादम महोदय ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट के नाम से संबोधित किया है। मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्गत हो। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक रॉबर्ट डहल महोदय की है। प्रभाव, ज्ञान, धन तथा सत्ता में से औचित्यपूर्ण शक्ति क्या है? तो औचित्यपूर्ण शक्ति के रूप में सत्ता को परिभाषित किया गया है। मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसर आदि होता है। अरस्तु के विचारों में मैकियावेली को प्रभावित किया है। तो नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है तथा ऐतिहासिक विधि, इन चीज़ों ने अरस्तु की जो है उसको मैकियावेली ने भी अधिग्रहित किया है। अपने युग का शिशु किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। रूसो, मैकियावेली, लासबेल तथा महात्मा गांधी में से राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया है? तो मैकियावेली ने राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया है।
शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो मैकियावेली महोदय ने दी। किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं? तो रॉबर्ट डहल महोदय ने ये कहा है। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मैकियावेली ने सर्वप्रथम शब्द राज्य का प्रयोग किया था। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था, तो मैकियावेली महोदय ने सर्वप्रथम राज्य शब्द का आधुनिक युग में प्रयोग किया था। आर्ट ऑफ वार, द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस ऑन लीवी में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचारों को पूर्णतया स्पष्ट करती है? तो ये सभी पुस्तकें मैकियावेली की ही हैं और ये सभी पुस्तकें उसके विचारों को परिपूर्णतया स्पष्ट करने के लिए काफ़ी हैं। मैकियावेली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैकियावेली ने राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण देना चाहिए तथा राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। मैकियावेली के अनुसार राज्यों के संदर्भ में उसका ये मत है। यह किसने कहा कि राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। यह कथन रजनी कोठारी का है। आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया था। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक हाफ्स है। मैकियावेली अभिजात तंत्र, लोकतंत्र तथा राजतंत्र में से किसका समर्थक था? तो इनमें से वो किसी का नहीं था। मैकियावेली की यह मान्यता थी कि कोई भी एक प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता है। कुछ ही स्थितियों में राजतंत्र और कुछ में गणतंत्र सबसे अच्छा होता है। अर्थात मैकियावेली ने शासन के लिए किसी एक पद्धति का सुझाव या समर्थन ना करते हुए परिस्थिति के अनुसार उसका चुनाव करने का सुझाव देता है। आगे देखते हैं। राजा शेर की तरह शासित एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये कथन मैकियावेली का है। किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु अपनी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है? तो यह कथन मैकियावेली का ही था। शक्तिशाली राजा को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर दिया था। मैकियावेली ने ऐसा किया था। किसका मानना था कि संपत्ति का अधिग्रहण कालांतर में विद्रोह का कारण बनता है? यह भी मैकियावेली ऐसा मानता था। किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? तो ऐसा वर्णन एडमंड बर्क ने किया था। अब कुछ सुमेलित हैं, उनको देख लेते हैं। अभिजात सिद्धांत जो है पैरेटो से संबंधित है, अनुदारवादी सिद्धांत बर्क से संबंधित है, आदर्शवादी सिद्धांत प्लेटो से संबंधित और सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत या सामाजिक समझौते का सिद्धांत रूसो, हाब्स और लॉक संबंधित है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना किस पुस्तक में प्रस्तुत किया था? तो प्लेटो की प्रमुख पुस्तक रिपब्लिक है, उसमें उन्होंने अपने आदर्श राज्य की कल्पना प्रतिपादित की थी। प्लेटो के राज्य को आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है क्योंकि उसने अपने सिद्धांतों को अच्छाई के विचार पर आधारित कर दिया है, इसलिए प्लेटो को आदर्शवाद का समर्थन भी माना जाता है। कुछ प्रमुख सिद्धांत और उनके विचारकों को देख लेते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल से संबंधित है, सुख एवं दुख गणक बेंथम महोदय से, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर से और लोकतांत्रिक केंद्रितावाद लेनिन महोदय से संबंधित है। आगे देखते हैं। रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो महोदय का है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज्य के तत्वों से संबंधित, उनको देखते हैं। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता। परंतु कुछ विद्वान जैसे सीले, डिग्बिट, हाल, बिलोबी आदि ने भूभाग को राज्य का आवश्यक या अनिवार्य तत्व नहीं माना है। सीले ने कहा है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। हीगल ने भी कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण या पदक्षेप है। उसके अनुसार राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। हीगल को फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। तो फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है? हीगल महोदय को कहा जाता है। आगे देखते हैं।
प्लेटो आदर्शवादी सिद्धांत का विचारक था। उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत की। प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना के साथ साथ शिक्षा का भी विस्तार से वर्णन किया है। प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा को आवश्यक साधन मानता है। प्लेटो ने रिपब्लिक में शासकों की शिक्षा को इतना महत्व दिया है कि रूसो ने उसे शिक्षा पर सर्वोत्कृष्ट कृति की संज्ञा प्रदान कर दी है। रूसो के शब्दों में रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। रिपब्लिक को शिक्षा पर सर्वोत्कृष्ट कृति की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो रूसो ने प्रदान की है। रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। ये एक टिप्पणी किसने की थी? तो ये भी रूसो ने ही की थी। प्लेटो के निम्न विचारों का समर्थन किया है। प्लेटो ने किन विचारों का समर्थन किया है? तो प्लेटो ने पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद के विचार का समर्थन किया है। पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो प्लेटो महोदय ने प्रतिपादित किया है। बीवियों के साम्यवाद की वकालत किसने की है? तो प्लेटो ने की है। प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया है? तो संपत्ति एवं पत्नियों के साम्यवाद में विश्वास किया है। प्लेटो के आदर्श राज्य की निम्न विशेषताएं हैं: दार्शनिक शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, नर नारी के समान अधिकारों को राजनीतिक राज्य की विशेषताओं के अंतर्गत रखा है। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में उपयोगितावाद, समाजवाद तथा फांसीवाद में किसका बीज निहित है? तो इन सभी का बीज निहित है। आगे देखते हैं। राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो महोदय का है। लियो स्ट्रास, बर्लिन, हन्ना हारेंट तथा कार्ल पापर में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है? तो कार्ल पापर महोदय ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित कर दिया है। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराई से कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी प्लेटो महोदय का है। अब कुछ प्रमुख विचारक और उनके कथनों के बारे में देखते हैं। मैकियावेली का स्टेटमेंट है, व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। और ये व्यक्ति के लिए ना कहकर उन्होंने स्पेशली राजा के लिए कहा है। मिल महोदय ने अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। ग्रीन ने कहा, इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है। बार बार पूछा जाने वाला स्टेटमेंट है। बेंथम, पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। निम्न कथनों को सुमेलित है, उनको देखिए। तलवार के बिना संविदा मात्र शब्द है। ये स्टेटमेंट हब्स महोदय का है। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, रूसो महोदय का स्टेटमेंट है। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, बोंदा महोदय ने इन्होंने दिया स्टेटमेंट। राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता तथा उसके चरित्र को भी कुंठित करता है। ऐसा मिल महोदय ने स्टेटमेंट दिया है। अब सूची 1 से सूची 2 के सुमेलितों को देख लेते हैं। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत बोशांके ने दिया है। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत कैल्सन महोदय ने दिया है और दार्शनिक उग्रवाद का सिद्धांत बेंथम ने प्रतिपादित किया है। नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद का प्रतिपादन मैकियावेली महोदय ने किया है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह कथन हाब्स महोदय का है। और आप सभी लोग जानते हैं हाब्स रूसो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित व्यक्ति हैं। वर्तमान समय में राज्य के स्वरूप के बारे में यह कथन सही है कि राज्य साध्य का एक साधन मात्र है। आदर्शवादी विचारक राज्य को क्या मानते हैं? तो आदर्शवादी विचारक राज्य को स्वयं साधना की साधन मानते हैं। किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो ऐसा लास्की महोदय का मानना है। राज्य साधन है, साध्य नहीं। यह सिद्धांत किससे संबंधित? तो यह सिद्धांत उदारवाद से संबंधित है। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जेलिनेक महोदय का है। अब सूची 1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथनों को सूची 2 से
सुमेलित कथनों से देखते हैं कि ये स्टेटमेंट किस विचारक के हैं। मैं ही राज्य हूँ, यह कथन लुई 14वें का है। राज्य व्यक्ति से पहले है, अरस्तु का है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये हीगल महोदय का स्टेटमेंट है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, प्लेटो ने कहा है। किसने कहा है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? तो प्लेटो ने। और कौन मानता है राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो ये मानना अरस्तु का है। सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तु ने प्रतिपादित किया था। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो अरस्तु महोदय ने किया था। लोकतंत्र, कुलीन तंत्र तथा निरंकुश तंत्र में से अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में किसे वर्गित किया है? तो इन सभी को वर्गित किया है। लोकतंत्र, कुलीन तंत्र एवं निरंकुश तंत्र को अरस्तु ने सरकार का विकृत रूप माना है। अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर किया है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। आगे देखते हैं, राज्य का राजनीतिक विचार किसने प्रतिपादित किया है? तो अरस्तु ने राजनीतिक विचार का प्रतिपादन पॉलिटिक्स में किया है। अरिस्टोटल के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य नैतिक और प्राकृतिक संस्था है। आदमी एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा अरस्तु महोदय ने कहा है। मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा लुई 14वें ने की थी। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता। संप्रभुता सबसे आवश्यक तत्वों में से एक माना जाता है। राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यह कथन ग्रीन महोदय से संबंधित है। किसने राज्य के कार्यों के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है? तो ग्रीन महोदय ने किया है। शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। यह वाक्य आदर्शवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो टी.एच. ग्रीन महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। संकल्पना की शक्ति राज्य का आधार है। यह कथन भी ग्रीन महोदय से संबंधित है। शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। यह कथन ग्रीन महोदय का है। आदर्शवाद क्या है? तो आदर्शवाद एक विचारधारा है जो राज्य का समर्थक है। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा मेटलैंड महोदय ने दी है। किसने कहा है राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, या कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? तो बक्कल महोदय ने ऐसा माना है। आगे देखते हैं, अरस्तु, जेलिनेक, लॉर्ड ब्राइस तथा F.W. मेटलैंड में से कौन से राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? तो F.W. मेटलैंड ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना है। ये कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह आरोपण है। तो यह आदर्शवादियों का स्टेटमेंट है। उद्यमिता, क्षुधा या उत्पादन, शौर्य तथा विवेक में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? तो उद्यमिता को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है। आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने कितनी निर्धारित की है? तो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। आगे देखते हैं, वुडरो विल्सन के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? तो वुडरो विल्सन के अनुसार श्रम कानून बनाना राज्य का ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत आता है। राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्ताव सम्मेलनों की कृत्य, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गार्नर महोदय का है। और गार्नर महोदय की परिभाषा राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषाओं में से एक मानी जाती है। मैकाइवर के अनुसार राज्य को साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था, कानून व्यवस्था का प्रबंध तथा प्राकृतिक संसाधनों का शोषण में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो राज्य को साहित्य एवं कला पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। ये कथन विल्सन महोदय का है। राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु महोदय का है। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। प्लेटो का मत है कि न्याय की प्राप्ति के लिए राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील,
निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण लोगों के हाथों में होनी चाहिए। इन गुणों से युक्त व्यक्ति को वह दार्शनिक राजा की संज्ञा प्रदान करता है। उसका कथन है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। प्लेटो ने कहा है कि राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं, भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। कौटिल्य ने विदेश संबंध के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों का वर्णन किया है अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, जिसे शांडिगुण्य नीति के नाम से भी जाना जाता है। शांडिगुण्य नीति के अंतर्गत संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधी भाव इन नीतियों को शामिल किया गया है। कौटिल्य का राज्य की प्रकृति संबंधी सिद्धांत सप्तांक सिद्धांत कहलाता है। उसके अनुसार राज्य के निम्न 7 अंग होते हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र। कौटिल्य ने राज्य की रक्षा के लिए 4 प्रकार के साधन बताए हैं, जैसे साम, दाम, दंड और भेद, जिनका उल्लेख भी उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। राज्य का सबसे आवश्यक, अनिवार्य और महत्वपूर्ण तत्व जो संप्रभुता है, जिसे प्रभुसत्ता भी कहा जाता है, इसे राज्य का प्राण भी कहा जाता है। राजनीति का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? तो राजनीति का उद्गम स्थल प्राचीन यूनान को माना जाता है। राज्य परिवारों तथा गांवों का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन अरस्तु महोदय से संबंधित है। राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा अरस्तु महोदय ने ही कहा। अरिस्टोटल अरस्तु को ही कहा जाता है। किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? सेवाइन महोदय ने ऐसा कहा है। साथियों, अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि राजनीति विज्ञान से संबंधित और TGT, PGT, LT ग्रेड, UGC नेट, JRF तथा इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आगे देखते हैं साथियों, राज्य को एक संप्रभु भूक्षेत्रीय समूह किसने कहा है? तो लास्बेल महोदय ने कहा है। राज्य एक संसार है जिसमें आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन हीगल महोदय का है। एक राज्य को जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। हाब्स, मिल, बेंथम तथा ग्रीन में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? तो ग्रीन महोदय राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा के समर्थक नहीं है। राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन मैकाइवर योम पेज का है। आगे देखते हैं साथियों, आधुनिक राज्यों में स्थित समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन बारकर महोदय का है। भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य? तो भूमंडलीकरण से तात्पर्य विश्व समाज के सहकारी स्वरूप के उद्गम से है। जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार में से कौन सा लाक के सामाजिक समझौते सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो लाक ने धर्म के अधिकार को एक प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं रहा है। उसने जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार माना है। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त था तो केवल प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मैकाइवर महोदय का है। लास्की के अनुसार राज्य क्या है? तो लास्की के अनुसार राज्य समाज का सेवक है। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, यह कथन किसका है? यह कथन मैकाइवर महोदय का है। किसने कहा? रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, यह स्टेटमेंट भी मैकाइवर महोदय से संबंधित है। मात्रक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था, तो परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य जो थी वो मातृत्व सिद्धांत के अनुसार जो है परिवार की मुखिया थी। राज्य के कार्यों के अंतर्गत परंपरागत विचारधारा के अनुसार उसे अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की इस अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों के भेद समाप्त हो गया है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। किस प्रकार के राज्य में ऐसा माना जाता है? तो लोक कल्याणकारी राज्य में ऐसा माना जाता है। आधुनिक राज्य को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में
वर्णित किया जाता है। आधुनिक भूमि प्रजातंत्र जनसंख्या संप्रभुता में राज्य का अनिवार्य व अंग नहीं है। तो साथियों प्रजातंत्र जो है राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। सरकार, संप्रभुता, भूभाग तथा कानून में से राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। तो कानून राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। जनसंख्या, धर्म, भूभाग तथा संप्रभुता में से राज्य का तत्व नहीं है। तो धर्म जो है वो राज्य का तत्व नहीं है। राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो राज्य के आवश्यक तत्व है निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तो राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता या सॉवरेनिटी होती है। षड्गुण नीति का कौन सा भाग नहीं है? तो षड्गुण नीति के अंतर्गत षड्यंत्र और पंचशील को नहीं शामिल किया जाता है। पंचशील सिद्धांत जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों का उल्लेख किया है, जिसे षड्गुण नीति के नाम से जाना जाता है, और उसके अंतर्गत संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधी भाव को शामिल किया जाता है। अन्य किसी को शामिल नहीं किया जाता है। स्वामी पुरोहित पुर तथा कोश में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? तो कोश जो है वो सप्तांग सिद्धांत का अंश नहीं है। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य महोदय ने किया था। हालांकि सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख जो है वो मनु ने भी अपनी पुस्तक मनु स्मृति में किया था, लेकिन उसी का विस्तृत और व्यापक रूप से जो है प्रयोग कौटिल्य महोदय ने किया था, इसलिए सप्तांग सिद्धांत का जनक कौटिल्य महोदय को माना जाता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र। मनु की षड्गुण नीति में शांति, व्यवहार, संशय तथा विग्रह में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो मनु ने जो षड्गुण नीति बताई है उसके अंतर्गत व्यवहार नहीं सम्मिलित है। राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश तथा श्रीलंका में से कौन सा राज्य नहीं है? तो साथियों राजस्थान राज्य नहीं है, बाकी नेपाल, बांग्लादेश तथा श्रीलंका जो है राज्यों के अंतर्गत आते हैं। सर्वसत्ता, सेना, खजाना तथा राजा में से राज्य का मूल तत्व क्या है? तो सर्वसत्ता यानी जिसे संप्रभुता कहते हैं वो राज्य का मूल तत्व है। राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व क्या है? तो किसी देश को राज्य कहलाने के लिए सर्वोच्च सत्ता यानी संप्रभुता होना आवश्यक है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे का। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, राष्ट्रसंघ तथा बांग्लादेश में से राज्य नहीं है। तो राष्ट्रसंघ एक संस्था है, वो राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है। किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? तो हीगल महोदय ने राजनीतिक विचारक में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया। पैरेटो, मैकाइवर, ब्राइस तथा चार्ल्स मेरियम में से कौन समाज एवं राज्य में भेद करता है? तो मैकाइवर महोदय समाज और राज्यों में भेद करते हैं। आगे देखते हैं भारत के बारे में। भारत की विदेश नीति से संबंधित, तो भारत मित्रतापूर्ण एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की विदेश नीति का अनुसरण करता है। वही संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवाद का अवरोध करता है। सोवियत संघ यानी सोवियत रूस समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांत के आधार पर मैत्री सहयोग आधारित नीति का पालन करता है। चीन जो है सैनिक शक्ति और साम्यवाद की नीति का पालन करता है। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य ही सर्वोपरि ही। यह विशेषता किसने बताई? किसके अंतर्गत आती है? तो यह विशेषता सर्वाधिकारवाद के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं। यह किसने कहा था कि राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके लिए विरुद्ध कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, सभी कुछ राज्य में निहित है? तो यह स्टेटमेंट मुसोलिनी का है जो इटली से संबंधित है। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा अधिक महत्व किसको दिया जाता है? तो सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व दिया जाता है। राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध किससे है? तो इस वक्तव्य का संबंध आदर्शवादियों से है, यानी आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित यह स्टेटमेंट है। आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा तथा राजनीतिक सुरक्षा में से कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इन सभी की व्यवस्था करना ही कल्याणकारी राज्य की प्रमुख उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। कार्ल डायच, गुन्नार मिल्टन, लेनिन तथा रूसो में से शाफ्ट स्टेट का विचार किससे संबंधित है? तो गुन्नार मिल्टन से संबंधित है। सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था। तो पवित्र रोमन साम्राज्य का सामंतशाही प्रबल वैशिष्ट्य था।
स्थायी कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना चाहिए, उसे राज्य कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है साथियों सूची 1 और सूची 2 से कुछ सुमेलित तथ्यों को पढ़ते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद राज्य को एक शोषण का यंत्र मानता है और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। प्रत्ययवाद का जो सिद्धांत है वो राज्य का तत्व मीमांसावादी सिद्धांत से संबंधित है। अराजकतावाद जो है राज्य को अनावश्यक और अवांछनीय दोनों प्रकार का मानता है, जबकि अधिनायकवाद एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति के रूप में मानता है। तो साथियों ये था पॉलिटिकल साइंस अर्थात सिविक्स भी कह सकते हैं, नागरिक शास्त्र कहें या राजनीति विज्ञान, जो आप सभी लोगों की टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, यूजीसी नेट, जीआरएफ, केबीएस, एनबीएस सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑनलाइनर रिवीजन नोट्स की रिमाइंडर सीरीज का पार्ट 1। इसके अंतर्गत हमने राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा राज्य की अर्थ परिभाषा और उसके प्रमुख तत्वों के बारे में। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी भाई बहन इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक।